भाग 5 में संघ और संघीय कार्यपालिका। ठीक है, चलिए भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक ये इसमें अनुच्छेद का उल्लेखित है। संघीय या संघ के रूप में इसको देखा गया है, जिसमें आपको संघ में या संघीय रूप में एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका, एक होता है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। और एक होता है, क्या होता है, प्रेस। ये 4 स्तंभ है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का मतलब जनता का सरकार। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का ना सरकार हुआ है। तो लोकतंत्र का यही 4 गो पैर है। इस चारों पैर में से कोनो एगो पैर टूट जाएगा, डैमेज होगा, तो लोकतंत्र लड़खड़ाने लगेगा, यानी गिरने की संभावना है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस समझते हैं ना? प्रेस का मतलब मीडिया वाले। तो मीडिया वाले भी जो है वह आपको लोकतंत्र का एक स्तंभ है, एक खंभा, एक पैर है। यही 4 पैरों पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। इसमें से आजकल जो प्रेस वाला जो है, यह आपको ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहा है। प्रेस वाला मतलब मीडिया वाला। इस तरह इसलिए लोकतंत्र हमारा क्या हो गया है, वह डगमगा रहा है। मीडिया वाला काम कर रहा है, सही से नहीं कर रहा है। जो चीज़ दिखाना चाहिए वह छिपाता है, जो छिपाना चाहिए वो दिखाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हाल है। शाम में न्यूज टीवी खोलो, न्यूज देखो, बस 2-3 बिंदुओं पर चर्चा हो रहा है। किस पर? फलाना नेता ने फलाना के बारे में क्या बोल दिया है। राहुल गांधी क्यों इंग्लैंड में जाकर बोल दिया कि लोकतंत्र खतरे में है। कभी ये चर्चा नहीं होता है कि देश की सबसे बड़ी आबादी में योगदान युवाओं का है। युवाओं के लिए उचित व्यवस्थाएं, कॉलेज और स्कूल के जो पठन पाठन की क्रिया हो, या देश की जो हमारा लगभग 8 वर्षों में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी दर हो, या परीक्षाएं जो कंडक्ट सरकार के द्वारा की जाती है, उन परीक्षाओं का सही समय से न तो रिजल्ट दिया जाता है, न ही परीक्षाएं ली जाती है, न ही योगदान कराई जाती है कि लिमिटेशन एक चार्ट बने, तमाम प्रक्रियाएं हैं। ये सब नहीं चर्चा करता रहता है, क्योंकि हीरो का भी बीमारी है, जिसकी सरकार उसकी, या जिधर पैसा मिला उधर चर्चा करता रहता है। अफवाह में बहुत काफी रहता है। ये 4 जो स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और ये ही लोकतंत्र है। इसमें से कोई भी अगर थोड़ा इधर उधर हुआ तो लोकतंत्र। अब 4 गो पहिया वाली गाड़ी है तो कोनो पंचर होगा तो गाड़िया डगमगाइबे ना करेगा, तो वही लोकतंत्र है। कार्यपालिका कौन होता है? कार्यपालिका का अर्थ मतलब कार्य को संचालन करे। जैसे सांसद होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। विधायिका के मतलब हो जाएगा कानून, विधि, कानून जो बनाकर लागू होता है। अगर कोई कानून को नहीं मानता है तो वह न्यायपालिका के शरण में जाएगा। जहां से जुडिशियल व्यवस्था हमारे देश में है, न्यायपालिका है, जहां से न्याय मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर FIR हो गया है, झूठा हुआ है कि सच्चा हुआ है, वह न्यायालय उसका क्या करेगा? न्यायालय उसका डिसीजन देगा, सच्चा है कि झूठा है। तो न्यायपालिका पर हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारे देश के न्यायपालिका जो है निष्पक्ष है, किसी के फेवर में नहीं रहता है। वकील साहब यही ना है कि इसमें भी गोलमाल है, हल्का फुल्का है, अच्छा है। लेकिन ये संविधान के अनुसार ये निष्पक्ष संस्थाएं हैं, पवित्र है, जहां किसी जाति, धर्म, किसी पार्टी, किसी मजहब इत्यादि को नहीं देखकर बस कानून अंधा होता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस की चर्चा, संविधान के संघीय व्यवस्था या संघ, भाग 5 में संघ का उल्लेख है, जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। तो संघीय कहे या संघ कहे, ये भाग 5 में उल्लेखित है। और संघ में ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस सब होता है। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका में
सर्वोच्च पद पर कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह जो होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति, बात को समझिएगा, राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, यही ना होता है जी। अब ये राष्ट्रपति जो शब्द है यह किस देश से लिया गया है, इनका कार्य क्या है, इनका अधिकार क्षेत्र क्या है, या इनके द्वारा कार्यपालिका के जो कार्यों का निर्वहन किया जाता है किन किन अधिकारों के तहत की जाती है, ये तमाम चीजें जानना है। सबसे पहला पॉइंट होगा कि राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक के साथ साथ सर्वोच्च नागरिक भी होता है। अब इससे बड़ा कोई देश में, यही ना। और राष्ट्रपति महोदय जो है, राष्ट्रपति पद जो है हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब भारत में राष्ट्रपति पद हमको पता हो गया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब ये बताइए कि राष्ट्रपति जो होगा पद या संघीय या संघ के या कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, ठीक है, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान नहीं होते हैं। कार्यपालिका के ये प्रधान होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान कहेगा तो यह पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ये नाम के हैं, काम सब यहाँ से संचालित होता है। राष्ट्रपति नाम क्या है कि सबसे बड़ा आप ही है, देश का मालिक आप ही है। बाकी तो नोटबंदियां है जैसे ना होगा हो, 3 तलाक का यहाँ से पहुंच जाएगा, 370 यहीं से आ जाएगा, है कि नहीं है। लॉकडाउन का डेट यहीं से बढ़ेगा, या किसी सरकार को सरकार के ऊपर ईडी और सीडीआई का फोन यहीं से जाएगा, जाओ पकड़ लो, यही ना होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं, जबकि ये नाम मात्र का है। ये देश के सर्वोच्च संघीय कार्यपालिका के प्रधान होंगे, लेकिन सब कुछ यही होंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे दिखावटी में हो जाते हैं, महिला जो जीत जाती है, प्रतिनिधि मुखिया जीत गई है, विधायक जीत गई है, तो नाम मात्र के विधायक है, मुखिया है। बाकी जो मुखियाएं जीती है तो सब मुखिया जी करते हैं, वो बस साइन कर दो जी, हाँ उसका जानती है बेचारे, कर दी, सारा लेन देन प्रक्रियाएं सब वही करते हैं, है ना जी। वास्तविक प्रधान वही होते हैं, ऐसा होता है ये। अब कोनो विधायक जीती है तो पैसा लेन देन कुछ हो, किसको कार्रवाई करना है, किसको मतलब कि हेल्प करना है, किसको पैरवी करना है, ये सब विधायक जीती है, लेकिन विधायक के पति सबके हाथों में होता है ना। उसी तरह से ये प्रक्रियाएं हैं लगभग में। चलिए, तो हम राष्ट्रपति के संबंध में प्रश्न करेंगे कि राष्ट्रपति जो होते हैं वह राष्ट्रपति पद प्रधान होते हैं देश का, और यह प्रधान पद यानी राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति कौन बनेगा? देश के क्या सभी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होगा? तो इसकी एक एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता। पहला कंडीशन देखिए, किसी भी संवैधानिक पद पर कोई भी व्यक्ति को बनने के लिए कम से कम वह भारतीय के साथ साथ उसका उम्र का जिक्र जरूर किया गया है। चाहे वह वोट देने की बात करे, चाहे वह नौकरी लेने की बात करे, चाहे सांसद विधायक इत्यादि बनने की बात हो, चाहे शादी करने की बात हो, शादियों करने की बात है, बिना उम्र के पहले ही शादी कर लेगा तुरंत नाबालिग में जेल में चल जाएगा, है ना। ये व्यवस्था नहीं है कि 90 वर्ष का उम्र में शादी कर रहे तो जेल में जाएगा। 110 वर्ष में शादी करेगा तो कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन न्यूनतम आप 21 वर्ष से कम उम्र में शादी करते हैं तो संविधान ने मना किया है, पढ़ने का उम्र में शादी करेगा, पढ़, अभी नहीं पढ़ेगा तो जेल में जाओ, है ना। आज जितना नियम जो बनाया है ये देश के संविधान में, वो सब पहले ही शादी कर लिया था। गांधी जी को 12 वर्ष की उम्र में शादी हो गया था। अरे बहुत सारे ऐसा नेता है, नहीं हो गया था, जो जितना नियम बनाया वो सब पहले ही शादी कर लिया था, है कि नहीं। तो योग्यता के संबंध में 2-3 मुख्य बात यही है कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जो भारतीय हो, ठीक है, और क्या हो, न्यूनतम उम्र उसका हो, न्यूनतम उम्र कितना हो, 35, अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, अधिकतम 135 हो चलेगा, लेकिन न्यूनतम कम से कम, कितना उम्र रहेगा ज्यादा उसका कोई रोक टोक नहीं है संविधान में। अब तो एवरेज में ज्यादा लोग, पहले तो लोग 80, 90, 100 वर्ष जीते थे, अब कहाँ जी रहे लोग जी। अब तो डाटा हो गया 2 GB वाला, 1.5 GB वाला, बस
खत्म हो जाएगा जब खत्म हो जाए। 60-65 एवरेज हो गया। ज़्यादातर देख रहे हैं 25 से 30-40 वर्ष की उम्र में बच्चों को भी ज़्यादातर किडनी के रोग, हार्ट अटैक के इत्यादि सब बहुत ज़्यादा जोर शोर से हो रहा है। क्योंकि हम हो या आप हो, सुबह में हम तो कोई योगदान हमारा रहता नहीं है प्रकृति के साथ खिलवाड़े कर। सुबह में जगने के बाद कम से कम प्रकृति का थोड़ा एक्सरसाइज से लेकर तमाम चीज़ें करना चाहिए। वो भी जगने के बाद बेड पर ही कॉफ़ी, या बगल में दुकान है तो चाय चाहिए। जाने के बाद ब्रेड पकौड़ा खाइए या मैगी पर काम चलाइए। ये सब जितना फास्ट फूड फालतू खाना है, तो आप हो या हम हो, कैसे हमारी मजबूती बढ़ेगी। पहले के लोगों के अंदर ये था कि 2-2 किलोमीटर पैदल चला जाते थे। आज तो हम लोग का ज्योति चौक जाता है तो हम बाइक से जाते हैं, है ना जी। इसलिए स्थितियाँ तो एवरेज तो आपका कम होकर करेगा। इसलिए कुल मिलाकर कंडीशन है कि कोशिश करना चाहिए। हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा बता नहीं पाते, हम खुद नहीं करते, दूसरा क्या पता है ना जी। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हम थोड़ा सा एक्सरसाइज में भी रहे, हम ज़्यादा थोड़ा वर्क करने का भी प्रभाव हमारा रहे, ये कोशिश करना चाहिए। चलिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो। और क्या हो, पढ़ा लिखा की कोई चर्चा नहीं, अंगूठा छाप भी चलेगा। यही तो व्यवस्था है, यही तो संविधान में व्यवस्था है कि ग्रेजुएट पकौड़ा वाला हो सकता है और MBA चाय वाला, लेकिन अंगूठा छाप वाला राष्ट्रपति बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, MLA MP बन सकता है। MBA करके चाय बेचेगा, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बन गया। राबड़ी देवी को 6 महीना तक हस्ताक्षर करना सिखाते सिखाते अधिकारियों को 2 जिम्मा दिया गया था कि सिखा दो, 6 महीना में सिखा दिया। राबड़ी ऐसे लिखते लिखते 6 महीना में बेचारी सीख गई, मुख्यमंत्री बनती तब। तो न्यूनतम उम्र 35 हो। कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं, पागल नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया, दिवालिया मीन्स पागल तो समझते हो, पागल समझते हैं ना जी। दिवालिया, दिवालिया का मतलब जैसे ईमानदार, विजय मल्ल्या जैसा, मेहुल चौकसी जैसा। यानी ईमानदार नहीं कर रहा हूँ, जो एकदम बिल्कुल कंगाल हो, जिसके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति ना हो, रोड छाप बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है, और क्या बताओ, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद समझते हो किसे बोलते हैं? लाभ के पद का मतलब ही नहीं है कि MP MLA और राज्यसभा लोकसभा में किसी प्रतिनिधित्व के कार्य करता है, ये सब नहीं माना जाता है। सरकारी नौकरी ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये योग्यता के संबंध में। और क्या है, बस इतना ही योग्यता है। ये योग्यता में मुख्य आपका न्यूनतम उम्र का चाहिए। सुनिए, ये योग्यता में न्यूनतम उम्र वाला जरूरी है। तो एक प्रश्न ये बनेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए ये योग्यता तो भारत के करोड़ों नागरिकों के पास होगा, 35 वर्ष से कम, 35 वर्ष उम्र होगा। सब पागल दिवाली नहीं होगा, न्यूनतम उम्र वाला भारतीय होगा, लाभ के पद होगा। तो क्या सभी लोग नागरिक, सभी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति बन सकते हैं? नहीं, उसके लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचन, नियुक्ति और मनोनीत, ये 3 शब्द हैं। निर्वाचन का मतलब समझते हो, इलेक्शन। निर्वाचन मतलब मत के द्वारा चुने जाते हैं। नियुक्ति का मतलब क्या हुआ, किसी खास पद पर किसी खास अधिकारी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जैसे तुमको हो गया, मान लो कि बिहार दरोगा में हो गया, तो नियुक्ति आपकी होगी एक खास अधिकारी के द्वारा, एक खास पद पर। किस पर? दरोगा के पद पर। और मनोनीत का मतलब क्या हुआ, मानना। मनोनीत, किसी भी व्यक्ति को हमने क्या कर दिया, मान दिया। न लफड़ा झड़ाई होता है तो उसमें पंचायत मान देता है, फलाना हमारा ये पंच रहेंगे। तो योग्यता तो ये समझ में आ गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होता है कि मनोनीत होता है कि तीनों होता है? राष्ट्रपति प्रक्रिया में ये तीनों आता है उनके अधिकार क्षेत्र में। निर्वाचन उन व्यक्तियों को किया जाएगा, या राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए ये योग्यता होनी चाहिए। तो कोई भी भारतीय क्या राष्ट्रपति का चुनाव के लिए खड़े हो सकता है क्या? कैंडिडेट हो सकता है क्या? नहीं, इसका कंडीशन है। इसका कंडीशन यही है कि वह लोकसभा या राज्यसभा 50 सदस्य क्या हो, प्रस्तावक हो, और 50 सदस्य जो है क्या हो, हस्ताक्षर कर उनके समर्थन में खड़े हो। ठीक है, हाँ, सांसद। 100 गो सांसद अगर किसी व्यक्ति के पक्ष में है तो समझिए कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति के नॉमिनेशन भर सकता है। 100 गो सांसद कम है? नहीं,
उसमें आपको 543 सीट पता नहीं है, सिर्फ उम्मीदवार हेतु चयन के लिए, ठीक ना। 50 गो आपका प्रस्तावक सांसद रहेगा, 50 गो हस्ताक्षर करके अपना अनुमोदन देगा, तब टोटल 100 सांसदों की आपको मंजूरी मिल जाएगा, तो आप नॉमिनेशन भर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। बात समझ में आ रहा है? सब नहीं ना भर पड़ेगा, जिसके पास 100 को समर्थन आएगा वो ना, और 100 को सांसद जिसका समर्थन, समझिए कि कुछ आदमी राजनीतिक माहौल का अच्छा होगा तबे ना, बड़ा होगा तबे ना। तो ये जो कंडीशन है वह राष्ट्रपति के नामांकन हेतु या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने हेतु हो गया। वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, योग्यता ये हो गया। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। निर्वाचन मतलब वोटिंग। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन आप जानते हो कि राष्ट्रपति के प्रस्तावक जो थे कितने, 50, और हस्ताक्षर करके 50, ठीक है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव जो होता है, इनका निर्वाचन जो होता है, यह निर्वाचन जो होता है किस पद्धति के द्वारा होता है, ये समझिए। एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, ठीक है। एकल संक्रमणीय पद्धति का अर्थ समझते हैं क्या होता है? पीछे बताओ जी। सबको वोट दिया जाएगा, बताओ। एकल संक्रमणीय पद्धति का अर्थ हुआ कि मान लो यहाँ पर आपके 2, 3, 4 जितने आपके राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो चुके हैं, या तीनों मानो, मान लो ये मीरा कुमार है, मान लीजिए ये कौन सा है, गोविंद, कौन है, गोविंद है, गोविंद थे ना, अभी कौन है, अच्छा मुर्मू मान लें। ये 3 गो कैंडिडेट है और वोट देना है, तो वोट सबको दीजिए। अगर मुखिया में 4 गो प्रतिनिधि है तो सबको वोट दीजिएगा, तब आपका वोट का काउंटिंग होगा, बोकस हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति में सबको वोट देना होता है, तो फिर बोलेंगे काउंटिंग कैसे होता है? जिसको जिताना है एकल, वो पहला वोट उन्हीं को दीजिए। अगर गोविंद को वोट में जिताना है, आपको इच्छा है, तो पहला यही वोट दीजिए, अब बाकी लोग को भी वोट दीजिए। तो पहला वोट आपका प्राथमिकी दी जाती है और पहला वोट काउंटिंग होता है। और ये एकल संक्रमणीय, इसके बाद फिर इसके बाद इसको या मतलब एक पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति कहलाता है सभी कैंडिडेट को, क्योंकि राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद है और वहां किसी एक को दीजिए, किसी एक को नहीं दीजिए, अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। बड़ा पद है, सम्मान सबको मिलना चाहिए। वो दूसरी बात है कि प्राथमिकता वरीयता के आधार पर, वरीयता क्रम के आधार पर आप किसको सबसे वरीयता दे रहे हैं, तो चलो भाई हमारा इनका वोट, तो पहले यहां मारिएगा। वरीयता क्रम के आधार पर तीनों प्रतिनिधियों का वोट दिया जाएगा। अब स्पष्ट दिख रहा है ना जी वोट राइट से? हाँ, तो ये तीनों को वोट देना, चारों को वोट देना, यही सिस्टम कहलाता है। ये निर्वाचन पद्धति का जो प्रक्रिया एकल संक्रमणीय पद्धति समझ में आ गया। फिर आपके मन में आएगा कि इनको वोट कौन देता है? मतदाता। मतदाता कौन होता है? तो देखो, राष्ट्रपति को वोट कौन देता है ये समझिए। राष्ट्रपति को दोनों सदन का मतलब लोकसभा और यही ना है, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तथा भारत के सभी राज्यों के विधायक कहाँ के होते हैं? विधानसभा का। इनको वोट कौन देगा? दोनों सदन के निर्वाचित, सभी नहीं, निर्वाचित जो चुन कर गया है जनता के द्वारा, जो जीत कर गया है लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों सदन के निर्वाचित तथा सभी राज्यों के एमएलए मतलब विधायक, और कोई दूसरा वोट नहीं देता है, विधान परिषद नहीं। यानी सभी एमएलए और लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होता है, वह आपका प्रेसिडेंट के निर्वाचन में मतदाता के रूप में होता है, वोट देता है। बात समझ में आ रहा है? तो कभी कभी फंसाने के लिए देता है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सही है कि गलत है? गलत। सभी नहीं, निर्वाचित
सभी जोड़ देगा तो गलत हो जाएगा। निर्वाचित, समझ में आ रहा है? चलो भाई, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता भी पता हो गया, राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए प्रस्तावक भी पता हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है, कौन नियम से होता है ये भी पता हो गया, कौन वोट देगा ये भी पता हो गया। हो गया। अब राष्ट्रपति महोदय के चुनावी प्रक्रिया के दौरान अगर किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, उलझन हो जाती है, तो उसे न्यायालय देखेगा। कौन सा न्यायालय? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति में किसी प्रकार की जो उलझन हो जाए, विवाद हो जाए, तो उस विवाद को सिर्फ और सिर्फ देखने का काम एसी करता है। एसी मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहते हैं। आगे पढ़ना है न्यायपालिका में। समझ में आ रहा है सभी को? अब राष्ट्रपति महोदय चुनाव जीत गए, काउंटिंग हुआ, मान लो कोविंद जीत गए, रामनाथ कोविंद नहीं, ये मुर्मू जीत गए, अभी हाल ही में बनी है। तो इनको जीतने के बाद अब इनको कुर्सी पर बैठा दो जी, निर्वाचन हो गया। अब क्या होगा? नियुक्ति। किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति होता है? बावन में होता है। बावन में तो पद है। 54 में निर्वाचित होगा, निर्वाचन होता है। बोलो। अब इनको नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद के तहत? यहां आप समझिए कि इनको नियुक्ति जो होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे। अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? चंद्रचूड़, उनके बेटा है ना, उन्हीं के बेटा है। तो देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, उनको क्या करते हैं? नियुक्ति दिलाते हैं, नियुक्ति करते हैं, पद पर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाते हैं, नियुक्ति करते हैं। चलिए बैठिए। और शपथ भी वही दिलाते हैं। शपथ का भी अनुच्छेद पता है? सब अनुच्छेद दिखवाएंगे 61 में। शपथ का भी किनके द्वारा? सीजीआई के द्वारा। नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति को कौन करता है? सीजीआई का मतलब मुख्य न्यायाधीश। सीजीआई का मतलब मुख्य न्यायाधीश। देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, बोलो तो लोग नहीं पढ़ा है। और देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इतना तो जानते हैं ना जी, इतना जानिए। अभी राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश दोनों का पता है। चलो, हमें पता हो गया कि शपथ भी पता हो गया कौन दिलाएगा, नियुक्ति भी पता हो गया कौन दिलाएगा, योग्यता भी पता हो गया, तमाम चीज पता हो गया। अब राष्ट्रपति महोदय को अधिकार क्या क्या है? राष्ट्रपति महोदय का क्षेत्र प्रसार कहां तक है? राष्ट्रपति का वेतन क्या चर्चा है? कार्यकाल का क्या टाइमिंग फिक्स किया गया है? और उनको सदन के रूप में, दोनों सदनों में, किस सदन में भागीदारी या भाग लेने का अधिकार है, इस तमाम चर्चा होगा। सबसे पहले 2-3 बिंदु ये जान लीजिएगा। राष्ट्रपति महोदय एक बार जीतते हैं तो यह कितने वर्षों के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए। क्या 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? जी हाँ। अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए, किसी के फेवर में कार्य करे या संवैधानिक नियमों कानूनों का उल्लंघनीय नियमों का वह अवरोध या विरोध करे, तब उनको लोकसभा या राज्यसभा में उनके विरोध प्रस्ताव लाकर उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 61। 60 में शपथ है, 61 महाभियोग लगाया जाएगा। तो वह 5 वर्ष से पहले भी वो हट सकते हैं, या इच्छा किया 5 वर्ष से पहले इच्छा अनुसार, तो वह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति महोदय को दे देंगे। उपराष्ट्रपति महोदय को अपना त्याग पत्र दे देंगे और हट जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति महोदय नहीं रहेंगे तो देश के मुख्य न्यायाधीश को दे देंगे। संयोग से मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहा तो उसी मुख्य सुप्रीम कोर्ट में अब वरिष्ठ न्यायाधीश को दिया जाएगा। अब संयोग फिर मत लगा देना, कितना संयोग लगेगा, है ना। ये क्रम जो है राष्ट्रपति का है। कार्यकाल कहेगा तो एक बार रिकॉल करते हैं शुरू से। किस भाग में संघ की व्यवस्था है? अनुच्छेद कहां से? ठीक है। राष्ट्रपति पद हेतु किस देश से लिया गया है? अमेरिका। राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए कितने प्रस्तावक होना चाहिए और कितने अनुमोदक? किस सदन से? दोनों में से कहीं से। ठीक है।
और इनके योग्यता के संबंध में न्यूनतम उम्र, अधिकतम, बाकी ये सब पागल दिवालिया फलाना चिलाना ये सब जानते हैं, ठीक ना। निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद को कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई मतलब बोलिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति को वोट कौन देता है? निर्वाचित बोलिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचित सब बोलना है सभी राज्यों की। समझ में आ रहा है ना? आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो, इनको नियुक्ति का अधिकार होता है देश के मुख्य न्यायाधीश को। नियुक्ति कौन करता है और शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहले भी हट सकते हैं, हटाया जा सकता है। हटेंगे तो इच्छा अनुसार, हटाएंगे तो महाभियोग। इच्छा अनुसार किसको दे देंगे त्याग पत्र, और हटाएंगे तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया से। इतना तो जान गए। अब देखिए, एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में बोलते हैं विधायक, विधायक। और यहीं पर एमएलसी रहेगा तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी हो जाएंगे विधान परिषद सदस्य। काउंसिल मीन्स परिषद होता है, असेंबली मतलब समझ में करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो विधानसभा में अगर सदस्य विधायक कहलाएंगे, अंग्रेजी में शॉर्ट में एमएलए। विधान परिषद में एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य कहलाते हैं। मैं आपको राज्य के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें सब चर्चा होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार है? हालांकि ये बेसिक चीजें इनकी जान के, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इनको वेतन भी दी जाती है। वेतन कितना? हाँ, इनका वेतन 5 लाख है, ज्यादा नहीं है ना। नाम का 5 लाख है, काम तो सब यही लोग है ना जी। ये 5 करोड़ लेंगे तो कोई पूछेगा, है ना। 5 लाख है वेतन है, और वेतन के साथ साथ देश में कहीं घूमे किसी प्रकार का कोई वाहन खर्च नहीं। टेलीफोन से लेकर तमाम रहने की आवासीय, मतलब पूछिए मत, सारी व्यवस्था उन्हीं का है। अब उसमें चर्चा करना बेकार है। देख रहे हैं गुजरात का कोनो आईएएस बनकर पीएमओ के हवाला देकर 5 वर्षों तक, 5 दिनों तक जम्मू कश्मीर में घूमा Z+ के सिक्योरिटी के साथ। बाद में पता चला था ये फर्जी था। कितना गुजरात वाले आगे हैं, पता है ना कहानी। अभी हाल ही की बात है, 10 दिन पहले का है। मतलब गृह मंत्रालय से Z सिक्योरिटी दी जाती है। इतना सरकार निकम्मी है, मतलब सरकार के अधिकारी, एक नकली व्यक्ति वो अधिकारी बनकर जम्मू कश्मीर घूमने गया है, बोला कि पीएमओ के थ्रू आए हैं, वहाँ की सरकार उसे Z+ की सिक्योरिटी दी है। 5 दिन तो खूब मस्ती किया है। जम्मू कश्मीर घूमने गया था। गृह मंत्रालय द्वारा होता है, ठीक ना। Z सिक्योरिटी जो दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। और वो बताओ 5 दिनों तक एकदम आनंद किया। अरे वाह, आगे पीछे एकदम कमांडो, एकदम सारी व्यवस्थाएं। बाद में पता चला कि भाई वो कौन वहाँ गया है, तो फलाना पीएमओ के। पता चला कि पीएमओ से कोई गया नहीं है। लिस्ट सबकी जांच हुई, अधिकारियों कहाँ कौन गया है, तो है ये नहीं, यहाँ फलाना फलाना जो है करत है नियुक्त है। धीरे धीरे जांच में पता चला तो कोई नहीं है। तब उन पर शक हुआ, बस तुरंत पता चला, तो बस नकल भागेगा कहाँ, नकली। वो भी गुजरात का। हाँ, जितना देश ले फरार हो रहे सब गुजरात का। विरोधी वाले तो बोल रहे हैं कि मेहुल चोकसी से लेकर आप विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, है बड़का मोदी, छोटका मोदी। छोटका मोदी मतलब मोटा भाई, मतलब तमाम जो है अंबानी, अडानी, 5 दिन वाला Z सिक्योरिटी वाला, ये सब गुजराते कहाँ हो रहे हैं। बहुत लंबी कहानी हो जाएगा। तो ये इनके कार्य के आधार पर इनके क्षेत्र अधिकार दिया गया है। समझ जाओ जी, इतना तक सबको समझ में आ गया है। आराम से याद हो जाएगा, रटना नहीं है। अब देखो, राष्ट्रपति महोदय का क्या क्या अधिकार है, क्या क्या मतलब कि इनको क्षेत्र है, क्या क्या अधिकार है और क्या क्या इनकी शक्ति है। इनको अधिकार है नियुक्ति का। नियुक्ति, नियुक्ति कोई दिक्कत? नियुक्ति किसको किसको नियुक्ति कर सकते हैं ये समझिएगा। नियुक्ति किसको किसको कर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को, फिर आपका हो जाएगा पीएम को, फिर किसको हो जाएगा? भारत के सभी राज्यपालों को, देश के सीजीआई को, अन्य न्यायाधीशों को, महिला आयोग के अध्यक्ष को,
निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को, सेनाओं के, अब लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, समझिए मैं लिखवाऊंगा। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को, महिला आयोग के अध्यक्ष हो, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष हो, देश के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी हो, इन तमाम लोगों को नियुक्ति करने का शक्ति जो होता है किसमें होता है? राष्ट्रपति में होता है। पता है? तो राष्ट्रपति में नियुक्ति करने का इनको अधिकार दिया गया है। चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो या विभिन्न मंत्रालय में मंत्रियों को करना हो या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, विभिन्न राज्यपालों को नियुक्ति करना हो, निर्वाचन आयोग के करना हो, महिला आयोग के करना हो, सेनाओं के अध्यक्ष का करना हो, ये संघ लोक सेवा आयोग को करना, जितना बड़े बड़े पद, संवैधानिक पद है, उन सबके पदों के अध्यक्षों की नियुक्ति का पावर, नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। बात समझ में आ गया? अब ये राष्ट्रपति महोदय को और भी अधिकार क्षेत्र दिया गया है। ये नियुक्ति का अधिकार हो गया, अधिकार क्षेत्र और क्या है? भारत में इमरजेंसी, आपातकाल का घोषणा कर सकते हैं। भारत के व्यक्तियों को नागरिकता के संबंध में किसी को नागरिकता दे सकते हैं, किसी को ले सकते हैं। भारत में कोई कानून जब बनकर तैयार हुआ है, जब तक से इनका हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक से कानून वह लीगल नहीं होगा, कानूनी नहीं होगा। अंतिम रूप से कोई भी 3 तलाक वाला हुआ तो जब तक से इनका साइन नहीं होगा तब तक से क्या होगा? वह मान्य नहीं था। 370 धारा जब तक से इनका साइन नहीं, एनआरसी या किसान बिल जब तक से राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा वह कानून पारित नहीं माना जाएगा। पारित का मतलब लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया और जब तक से अंतिम उनका हस्ताक्षर किसका? राष्ट्रपति का, तब वह आपको कानून लागू हो जाएगा। यानी एक तरह से कहें तो राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र देश के हर क्षेत्र में फैला हुआ है। आपातकाल की व्यवस्था 3 प्रकार की होती है: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। ये तीनों पर एक्शन लेने का या उसे समाप्त करने का, चालू करने का, समय बढ़ाने घटाने का पावर होता है। समझ में आ रहा है? तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति के बारे में बात करें या विभिन्न प्रकार के संघीय व्यवस्था में संघ क्षेत्रों का, जितने केंद्र शासित प्रदेश है उनके सरकारों को चलाने का, संचालन करने का कार्य राष्ट्रपति के हाथों से होता है। यहाँ विधानसभा नहीं है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है तो वहाँ तो मुख्यमंत्री हो जाते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट पेश करने की कोशिश किया, बजट ही नहीं पेश हुआ। ठीक है? तो जहाँ जहाँ आपका केंद्र शासित प्रदेश है उन प्रदेशों के जो उप राज्यपाल के रूप में, उप प्रशासक के रूप में या वहाँ के सरकार को अपने हाथों में इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है ना? 2 में विधानसभा है। कौन कौन? पुडुचेरी। समझ में आ रहा है? अब देखो, राष्ट्रपति महोदय से संबंधित अनुच्छेद की चर्चा करें तो 52 से लेकर 112 तक राष्ट्रपति से संबंधित है। हालांकि 112 से क्या 143 तक है। 143 हो, 137 हो, चाहे 129 हो या 100 आपका मतलब आगे मिलता रहेगा। ठीक है? संघीय व्यवस्था के रूप में अध्यादेश जारी होते हुए सब कुछ पता चलेगा। तो इन अनुच्छेदों को भी पढ़ना है। संघीय व्यवस्था में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। भाग 1 में क्या उल्लेख था? भाग 2 में, भाग 3 में, 4 में, 4 के क मूल कर्तव्य और 5 जो पढ़ रहे हैं, 4 तक पढ़ लिए, 5वां पढ़ रहे हैं। संघीय व्यवस्था या संघ, संघ भारत क्या है? राज्यों का संघ है ना। तो संघ के कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। और सिर्फ प्रधान कहेगा तो राष्ट्रपति पद किस देश से लिया गया है? कहां से? राष्ट्रपति बनने हेतु योग्यता न्यूनतम उम्र, बाकी आप समझते हैं। निर्वाचन पद्धति में कितने व्यक्तियों का अनुमोदन होना चाहिए और कितने हस्ताक्षर? अच्छा, उनकी नियुक्ति किस पद्धति के द्वारा, उनका निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? एकल। इसका अर्थ हुआ कि सभी को मत देना जरूरी है। ठीक है? और इनके निर्वाचन में मत कौन देता है? हाँ, निर्वाचित शब्द जोड़ना जरूरी है। निर्वाचित शब्द जोड़ना जरूरी है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक ना? और बताइएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो तो कौन सुलझाएगा?
सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। कोई दिक्कत? राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, वही सीजीआई कहलाता है। शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेतन कितना मिलता है? बाकी अधिकार क्षेत्र आप जानते हो। त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा, और हटाना हो तो किसके द्वारा? महाभियोग। हाँ, कोई दिक्कत? इनके अधिकार और शक्तियों का प्रसार मैं कल कर दूंगा। प्रसार का मतलब लिखवा दूंगा, समझा दूंगा 2 से 3 मिनट में। बाकी चैप्टर लिखवाने के बाद 1 मिनट चलेगा। 52 से लेकर जितना अनुच्छेद है कि 52 में पद है, 53 में कार्यपालिका प्रदान होते हैं, 54 के तहत निर्वाचन होता है। ऐसे करते करते हम आगे चलेंगे। तो इसको कल आपको पूरा विस्तार से लिखवा दिया जाए।